Hello, my dear viewers. Good morning to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni, again being connected with you. Today, I have a very important topic uh, for you, for discussion with you, and this is benefit of doubt. What is the benefit of doubt? What is the importance of benefit of doubt in criminal trial? How it is established? What are its major components? Today we are going to discuss on this matter. बहुत स्वागत है आपका। आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे कहते हैं संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्रिमिनल ट्रायल में आपराधिक जो प्रकरण की सुनवाई न्यायालय के सामने होती है, उस दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से साक्ष्य पेश किए जाते हैं। कभी कभी अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर के अदालतें बरी कर देती है। संदेह का लाभ क्या है? किन परिस्थितियों में संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है? संदेह के लाभ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए क्या पैरामीटर है हमारे पास? इन सब चीज़ों पर आज थोड़ी बारीकी से चर्चा करेंगे। यदि आप कानूनी प्रक्रियाओं में दिलचस्पी लेते हैं, यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं, यदि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, यदि आप जज हैं, या यदि आप लीगल मैटर पे आपकी दिलचस्पी है, तो निश्चित रूप से आप इस विषय वस्तु से वाकिफ होंगे। डेफिनेटली यू विल बी फैमिलियर रिगार्डिंग दिस मैटर, बेनिफिट ऑफ डाउट। और आम लोग जो इस शब्द को सुनते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के डिबेट के दौरान, या किसी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि अमुक व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर के अदालत ने बरी किया, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि संदेह का लाभ क्या है, कैसे दिया जाता है, किन परिस्थितियों में अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलता है, जानना चाहते हैं। चलिए इसी विषय पर, वस्तु पर आज विस्तृत चर्चा करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संदेह होने का लाभ। बेनिफिट ऑफ डाउट मीन्स benefit of doubt. When there is any kind of the doubt, the benefit goes in the favor of the accused. कहीं भी यदि कोई संदेह है आपराधिक प्रकरण में, तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है। इसी को कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। पिछले जब हमारी बैठक हुई थी, जब हम आपसे मिले थे, तब हमने आपसे विस्तृत चर्चा की थी बर्डन ऑफ प्रूफ पे। उसमें हमने आपके सामने स्पष्ट किया था कि क्रिमिनल मामले में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसका प्रारंभिक भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। कहा गया है कि ओनस प्रोबेंडी और प्रिलिमिनरी बर्डन ऑफ प्रूफ lies on the shoulder of prosecution, and prosecution has to prove the case beyond the reasonable doubt. मतलब हुआ कि क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में जो दो पक्ष होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, दूसरे को कहते हैं डिफेंस। डिफेंस का पक्ष अभियुक्त का होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको लीड करता है सरकारी वकील। राज्य जो होता है वो अभियुक्त के खिलाफ मामले को लेकर के आता है, इसलिए एक पक्ष राज्य होता है, उसी को प्रोसिक्यूशन कहते हैं।
उसी को अभियोजन कहा जाता है। तो एक पक्ष अभियोजन, दूसरा पक्ष बचाव। जब कभी अभियोजन किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई आरोप लगाता है, चार्जशीट फाइल करता है, कोई मुकदमा लेकर के आता है, तो एविडेंस एक्ट की धारा 101 ये प्रावधान करती है, ये प्लीडिंग का भी नियम है, अभियोजन का भी ये नियम है, इट इज ए established rule of the pleading that prosecution has to establish the case against the accused beyond the reasonable doubt, कि प्रोसिक्यूशन अभियोजन को ही अभियुक्त के खिलाफ अपराध को संदेह से परे सिद्ध करना होगा, संदेह से परे सिद्ध करना होगा। यदि अभियोजन अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहता है और एक छोटा सा भी संदेह यदि उस मामले में है, द स्लाइटेस्ट डाउट इज इवन प्रेजेंट इन द केस, द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू दी एक्यूज। यदि वहां पर थोड़ा सा भी कोई संदेह है अभियुक्त के अपराधी होने के संबंध में, तो ऐसा संदेह का लाभ सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को मिलता है, क्योंकि उस मामले में माना जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रोसिक्यूशन हैज बीन फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, एंड दिस इज द पैरामीटर फॉर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। आप किसी भी अपराधी को तब तक दंडित नहीं कर सकते, नो पर्सन, नो एक्यूज विल बी आंसरेबल फॉर द ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम until or unless it is proven beyond the reasonable doubt by the prosecution। किसी भी अभियुक्त को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक अभियोजन उसके खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित न करे। ये हमने आपको फिर मैंने आपको कहा कि आपराधिक मामले में हमेशा अभियोजन के कंधे पर यह जवाबदारी होती है कि वो अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करे संदेह से परे, और ये प्रारंभिक भार, सबूत करने का भार, मामले को इस्टेब्लिश करने का भार, अभियुक्त के खिलाफ इस्टेब्लिश करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है, अभियुक्त पर नहीं होता। जब अभियोजन मामले को अभियुक्त के खिलाफ प्रारंभिक तौर से इस्टेब्लिश कर देता है, तब फिर भार जो है वो शिफ्ट होकर के अभियुक्त की तरफ जाता है। चलिए अब आप बताइए, आपको अपने बचाव में क्या कहना है। प्रारंभिक तौर पर अभियुक्त से नहीं पूछा जाता है कि उसे अपनी निर्दोषता के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले अभियोजन को ही कहा जाता है कि वो अभियुक्त के खिलाफ मामले को न सिर्फ इस्टेब्लिश करे, बल्कि अभियुक्त को दंडित यदि कराना चाहता है, दंडित कराने का उद्देश्य है, यदि उसको दंडित कराना ही है तो मामले को संदेह से परे इस्टेब्लिश करे, साबित करे। देखिए, भारत में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, उसको हम बोलते हैं कि इट इज एडवर्सरियल पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इट इज इनहेरिटेड, इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। हमारे यहाँ जो आपराधिक न्याय प्रशासन की जो प्रणाली है, उसको आप यूं कह सकते हैं कि विरोधात्मक पैटर्न पर है, एडवर्सरियल पैटर्न पर है, जिसमें हम ये विश्वास करते हैं, जिसमें हम इस थ्योरी पर काम करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस। हम ये मान के, हमारे ये स्ट्रांग प्रिजम्पशन होता है जब हम मामला शुरू करते हैं, क्रिमिनल मामला, तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का, क्रिमिनल कोर्ट की सुनवाई का जो पैटर्न है, कार्रवाई का जो पैटर्न है, वो एडवर्सेरियल पैटर्न है, जिसके तहत हम ये मान के चलते हैं कि अभियुक्त जो है वो निर्दोष है, और जब तक प्रोसिक्यूशन या अभियोजन उसके खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित नहीं करता, तब तक हम उसे निर्दोष ही मानते हैं। साफ साफ उसमें कहा गया है कि नो पर्सन विल बी आंसरेबल फॉर एनी ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम
until or unless it is proven beyond the reasonable doubt. इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंसी है, निर्दोषिता का जो सिद्धांत है, वो इसमें पूरी तरह से काम करता है। और इसी के चलते हम ये मान के चलते हैं कि जब तक अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित नहीं करेगा, हम अभियुक्त को निर्दोष ही मानेंगे। एक गोल्डन, कहते हैं, इट इज ए गोल्डन रूल, गोल्डन थ्रेड ऑफ द क्रिमिनल लॉ। उसके बारे में कहा जाता है कि the law can afford the freedom of 100 criminals. Let the 100 criminals escape from the clutches of law, but not a single innocent person should be punished. भले ही 100 अपराधी कानून के शिकंजे से चले जाए, बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन अफोर्ड इट, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इट इज ए गोल्डन रूल, इट इज ए गोल्डन थ्रेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, द क्रिमिनल लॉ, द प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ, अंडर विच वी बिलीव दैट द accused is innocent, accused has not committed any offense until or unless it is proved against him beyond the reasonable doubt, and if any slightest, even the slightest doubt is there, the benefit will go in the favor of the accused. ये इसकी बेसिक बात है जिसको हमने चर्चा की। ये इसका बेसिक क्रिमिनल लॉ का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि भले 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी एक अभियुक्त को सजा, किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा भी संदेह है तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना ही चाहिए। इसके संबंध में आप 2 पुराने मामलों को सुनिए। एक तो है प्रभु वर्सेस एम्परर का, बहुत पुराना 1940 का मामला, 40-41 का मामला है। दूसरा KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है जो 1962 का है। इन दोनों मामलों में प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंसी को डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि जो इंडियन पेनल सिस्टम है, इंडियन पैटर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंसी को मानते हैं, इसको लागू करते हैं, और ये हमारा ये प्रिजम्पशन होता है अभियुक्त के बारे में कि अभियुक्त जो है वो निर्दोष है। ये 2 मामले में इस बात को भी स्वीकार किया गया था। उसके बाद अपन देखें और आगे चलें कि यदि प्रोसिक्यूशन ने मामला इस्टेब्लिश कर दिया तो कोर्ट जो है, कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट has not been appointed just to focus on the principle of innocence, but he has a dual duty. He has to make a equal attention. He has to create equal attention to the fact that a single accused must not be escaped from the clutches of law. इसका अर्थ यह है कि न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी है, जिसको आप सीधा न्यायालय ही कहें, न्यायालय काम सिर्फ इसी बात पर फोकस करना नहीं है कि वो ये देखे कि कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा तो नहीं हो रही है, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। यही देखना उसका काम नहीं है। उसका काम ये भी देखना है कि एक सिंगल अपराधी जो है वो भी न्यायालय के, वो भी कानून के चुंगल से बचने ना पाए। एक्स्ट्रा डिवोशन, exaggerated devotion towards the principle of innocency, destroy the social defense. सामाजिक सुरक्षा को ही खत्म कर देगी। यदि कोर्ट का पूरा फोकस इसी बात पर है, इसी बात को तलाशने पर है कि क्या कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है, या कहीं पर ऐसी कोई बात तो नहीं है
कि जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को सजा होने के चांसेस है, यदि पूरा डिवोशन, कोर्ट का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर है, तो फिर ये तो सोशल डिफेंस, इट विल बी ए मिसकैरेज ऑफ द सोशल डिफेंस। वहां पर फिर न्याय नहीं हो पाएगा। कोर्ट को ये भी देखना है, कोर्ट हैज टू मेक इक्वल अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट कि कोई अपराधी भी न्यायालय के चंगुल से, कानून के चंगुल से, कानून की गिरफ्त से छूटने ना पाए। हमें ये तो देखना है किसी निर्दोष को सजा ना होने पाए, लेकिन कोई एक अपराधी भी इस चक्कर में कानून के शिकंजे से बाहर ना होने पाए, ये भी हमको उतनी ही शिद्दत से देखना है। ये कहना है प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंसी का। इसी बात को एक दो मामले में भी कहा गया। आपको एक मामला बताऊं मैं, गंगाधर बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा और एक कृष्ण गोपाल मनु का जो मामला है, ये दोनों मामले इस संबंध में बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि हर हाल में न्यायालय को इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए और एक भी दोषी व्यक्ति जो है वो कानून के शिकंजे से, दंड से बाहर नहीं होना चाहिए, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि दोनों के दोनों सोशल जस्टिस के दो अलग अलग हिस्से हैं। सोशल डिफेंस का एक हिस्से हैं, सोशल जस्टिस के हिस्से हैं, और दोनों को ही ध्यान में रख करके अदालतें जो है वो अपना काम करती हैं। अब आगे चलें, इसमें जो प्रमुख बातें इसको, ये तो हमने उसके आउटलाइन को समझा कि बेनिफिट ऑफ डाउट की आवश्यकता क्यों, बेनिफिट ऑफ डाउट पे क्यों फोकस किया जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, उसका लाभ किसको मिलता है। अब इसे कुछ तकनीकी बातों पर चर्चा करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। उसे देखिए, दो तीन बड़े महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। एक शब्द आया है रिजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रिजनेबल डाउट। रिजनेबल डाउट का मतलब होता है एक तार्किक, एक समझ में आने वाला संदेह है ना, रिजनेबल डाउट। कोई आपसे पूछे कि साहब आप बार बार उस शब्द को कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव the case against the defense, against the accused beyond the reasonable doubt, then there is a question, there is a very natural question, that what is the meaning, what is the definition, what is the real concept of the reasonable doubt. So how will you answer? So firstly we have to discuss what is the reasonable doubt. There is a difference between the doubt or every doubt and the reasonable doubt. संदेह क्या है और वास्तविक या तार्किक संदेह क्या है ना। वो रीजनेबल डाउट जिस पर अदालतें भरोसा करके, जिस पर अदालतें विचार करके अभियुक्त को लाभ देती है, उसको छोड़ देती है, एक्विटल कर देती है उसका, ऐसा कौन सा डाउट है। वेदर एवरी डाउट इज अ रीजनेबल डाउट, देन देयर इज आंसर नो, एवरी डाउट इज नॉट अ रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट इज अ डाउट which comes out from the appreciation of the evidence submitted before the honorable court during the trial, and it is based not only the logic and reason but with the common sense also. It causes a hesitation to a reasonable person before acting to the matter of importance. इसका मतलब यह हुआ कि डाउट कैसा होना चाहिए, जो एक साधारण व्यक्ति भी उस डाउट को, उस संदेह को स्वीकार करे। A rational person can accept such doubt. A reasonable person with the reasonable prudence, with the reasonable capacity of mind can accept that now there is a doubt. Then such doubt will be taken in account as a reasonable doubt. किसी प्रकार के संदेह को आप रीजनेबल या तार्किक संदेह नहीं कह सकते, उसका लाभ नहीं मिलेगा। अभियुक्त तो कदम कदम पर, डिफेंस की ओर से कदम कदम पर अपने डिफेंस के लिए डाउट के सीन क्रिएट किए जाएंगे, बट इट इज नॉट ए लायबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू आंसर द एवरी हाइपोथेसिस सबमिटेड बाय द डिफेंस विद द डाउट्स। हर प्रकार का डाउट आप बताओगे, ऐसे डाउट को रिजनेबल डाउट नहीं कहा जाता। गंगाधर बेहरा के मामले में यही कहा गया कि डाउट शुड नॉट बी इमेजिनरी ट्राइवालिया, डाउट शुड नॉट बी इमेजिनरी ट्राइवाल, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिक,
it must be fair, it must be based on common sense also. And such kind of the doubt must be accepted by the reasonable person having reasonable prudence. एक साधारण तर्क लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा भी, जो साधारण दिमाग रखता है, साधारण विवेक रखता है, एक विवेकशील व्यक्ति के द्वारा जब स्वीकार किया जाए नहीं भाई ये डाउट जो है रिजनेबल डाउट है और इसका उपयोग जो है डिफेंस अपने पक्ष में कर सकता है, तब ऐसे डाउट को रिजनेबल डाउट कहा जाए। हर प्रकार का डाउट, नॉट एवरी डाउट जो है वो रिजनेबल डाउट नहीं होता है। उसके बारे में कहा कि एक प्रकार से एक रिजनेबल आदमी को कुछ करने से पहले वो सोचने के लिए मजबूर कर देता है, रोक देता है। इट कॉजेज हेजिटेशन टू रिजनेबल पर्सन हैविंग रिजनेबल प्रूडेंस टू डू एनी एक्ट एज ए मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इस प्रकार का जो डाउट है वो रिजनेबल डाउट कहा जाता है। अब ये रिजनेबल डाउट के बारे में कहा गया कि एक कितना छोटा है, हाउ इट इज स्मॉल इट डजंट मैटर, हाउ स्मॉल इट इज इट डजंट मैटर, डाउट मस्ट बी डाउट एंड इट मस्ट बी रिजनेबल। यदि बहुत छोटा संदेह है तब भी वो अभियुक्त को लाभ पहुंचाएगा, और बहुत बड़ा है तो भी उसका लाभ होगा, है ना। वो कितना छोटा है, कितना बारीक है, इससे मतलब नहीं है, बस उसे इस बात के लिए कैपेबल होना चाहिए कि वो अभियुक्त के मामले में, प्रोसिक्यूशन के मामले में संदेह खड़ा कर दे। If the theory of the story of the prosecution has been cracked, if the building of the prosecution has been cracked by a slightest doubt, then the all benefit of doubt goes to the accused. प्रोसिक्यूशन की बिल्डिंग पर, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पर, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी पर यदि छोटा सा क्रैक हो गया, उस क्रैक या छोटा सा लीकेज हो गया, उस लीकेज से उसकी सारी थ्योरी जो है वो बाहर आ जाएगी और इसका लाभ पूरा का पूरा अभियुक्त को मिलेगा। बस शर्त वही है कि ऐसा डाउट रिजनेबल हो, ऐसा डाउट रिजनेबल हो, फैंसी डाउट ना हो, इमेजिनरी ना हो, उसको लॉजिकल होना चाहिए, जिस पर एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति, एक विवेकशील व्यक्ति उस संदेह को संदेह के रूप में स्वीकार कर ले। हाँ भाई ये डाउट है, डाउट इज रिजनेबल, डाउट इज फेयर। तो ये तो हुआ रिजनेबल डाउट। इसी के संबंध में एक आप बात सुनिए। एक पुराने मामले में कहा गया था, जस्टिस एन.वी. रमणा और जस्टिस शांतनु गौड़ा की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की इस बेंच ने एक मामले में कहा कि जहां पर पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन का मामला डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है, फ्लॉइड इन्वेस्टिगेशन, inefficacious theory of the prosecution, when the entire case is based on defective investigation, inefficacious story or inefficacious building of the prosecution, then the accused is not expected, accused is not expected to surrender his innocency in the hand of the prosecution. जहां पर पूरी तरह से फ्लॉ इन्वेस्टिगेशन, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर मामला आधारित है, प्रोसिक्यूशन की पूरी थ्योरी एफिकेसियस है, वहां पर आप उम्मीद करें कि अभियुक्त जो है वो अपने निर्दोषता का प्रमाण दे, अपनी निर्दोषता को इस्टेब्लिश करे, एक गलत बात है। यहाँ पर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि कोई सॉलिड कंक्रीट एविडेंस, कोई कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त के अगेंस्ट में नहीं है। द एंटायर थ्योरी, एंटायर स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज एंटायरली बेस्ड ऑन फ्लॉ इन्वेस्टिगेशन। ये बात कही थी वासिफ हलदार के केस में, इसको भी याद रखें। अब एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमने रीजनेबल डाउट पे चर्चा की, अब
बियॉन्ड द रिजनेबल डाउट पे अपन ने चर्चा की, रिजनेबल डाउट पे अपन ने चर्चा की। अब एक बात आती है कि बियॉन्ड द रिजनेबल डाउट की सिचुएशन कब मानी जाती है, कब ये कोर्ट मानेगी कि हाँ प्रोसिक्यूशन ने संदेह से परे जाकर के अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित कर दिया है। When the court will accept the fact that yes, prosecution has proved the case against the accused beyond the reasonable doubt, ये स्थिति कब आएगी, किस स्थिति को हम कहेंगे कि हाँ अभियुक्त के खिलाफ मामला संदेह से परे जाकर के साबित हो गया? इसका क्या कोई पैरामीटर है? इसके बारे में कहा गया कि where the court is fully satisfied, where the court is fully satisfied regarding the guilt of the accused and prosecution is succeeded to establish the fact that there is no other reasonable explanation, there is no other reasonable explanation comes from the appreciation of the evidence submitted before the honorable court during the trial, that the accused is a only person who is guilty, who has guilt, then it will be treated in a consideration that the case has been proved beyond the reasonable doubt. फिर से सुनिए, कब मानेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने या अभियोजन ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया? ये स्थिति तब आएगी जब अभियोजन ये स्थापित करने में सफल हो जाए कि उसने पूरी सुनिश्चितता के साथ विद द 100% moral certainty, with the 100% moral certainty it has been established, ये उसने स्थापित कर दिया है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कोर्ट में by both the parties, not only by the prosecution but by the defense also, दोनों पक्षों के द्वारा जो साक्ष्य लाए गए उनके परीक्षण, after the appreciation of the evidence submitted by the both the parties, when it is established and there is no any other reasonable explanation, कोई और तार्किक बात नहीं है इसके अलावा कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है या अभियुक्तों ने अपराध किया है, और कोई रिजल्ट बाहर नहीं आ रहा है इसके अलावा, और कोई उसका परिणाम या उसका कंक्लूजन बाहर नहीं आ रहा है, एंड कोर्ट इज फुल्ली सेटिस्फाइड, देयर इज नो डाउट, देन such condition, such situation is stated that the prosecution has proved the case beyond the reasonable doubt. इसे हम बार बार यही कहते हैं कि कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, कोर्ट जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ऐसे नहीं, साक्ष्यों के परीक्षण के बाद और प्रोसिक्यूशन ये स्थापित करने में सफल रहा, prosecution has succeeded to establish the fact that there is no other reasonable explanation comes from the appreciation of the evidence submitted before the honorable court during the trial by both the parties. Then such situation is considered, such situation is accepted that prosecution has been success to establish the case against the defense, against the accused beyond the reasonable doubt. अब इस मामले को समझने, इस चीज को समझने के लिए, इस रीजनेबल डाउट को समझने के लिए, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट को समझने के लिए एक मुकदमे को की तथ्यों का सहारा लेते हैं ताकि आप उसको और ठीक से अच्छे से समझ सकें। सर ये मुकदमा पुराना है, इसका नाम है कौशल, उसका कौशल उर्फ खुशाल राव, स्टेट ऑफ बॉम्बे का 1962 का, यदि मैं सही स्मरण कर पा रहा हूँ तो 1962 का मामला है। स्टेट ऑफ बॉम्बे, कौशल उर्फ खुशाल राव, उस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला है।
जैसे नागपुर में एक मिल का एरिया था जिसमें 4-5 छोटे छोटे मिल थे। तो मिल के जो श्रमिक वहाँ जो काम करते थे, कर्मचारी और श्रमिक, उनका एक मोहल्ला बन गया था, एक बस्ती बन गई थी आसपास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर मिल के कामगार होते हैं वहाँ पर अपने आप कोई ना कोई यूनियन बन जाता है। उसी प्रकार से उनके बीच में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के तहत और इस प्रकार से यूनियन बना हुआ था। और निश्चित रूप से उस यूनियन के बीच मतभेद भी थे। एक दूसरे यूनियन के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते थे कि फलाने यूनियन के लोग मालिकों से मिले हुए हैं, और इस प्रकार से उनके बीच में छिटपुट, मारपीट की घटनाएं, विवाद की घटनाएं घटित होती थी। ऐसी एक घटना के दौरान एक यूनियन के एक कार्यकर्ता जिसका नाम बाबूलाल था, उसकी हत्या कर दी गई। जब उस पर हमला किया गया, जब वो घायल हो गया था, तब उसको लोगों ने अस्पताल लाया। अस्पताल में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे कौशल और तुकाराम ने मारा है। यही बात उसने पुलिस अफसर को ही बताई और यही बात उसने मजिस्ट्रेट को ही बताई। 7-8 घंटे के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपनी जांच के बाद कौशल और तुकाराम को गिरफ्तार किया। उनके पर मामला सेशन कोर्ट में चला। सेशन कोर्ट ने तुकाराम को आजीवन कारावास और खुशहाल राव को सजाए मौत सुनाई। ये लोग अपील में गए। कौशल या खुशहाल राव की अपील तो स्वीकार नहीं हुई, उसकी सजा सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही। लेकिन तुकाराम के मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय को उलट दिया। जो मूल बात आपको बताने की वो ये है, हाईकोर्ट का ये मानना था कि जिस तुकाराम को पुलिस ने पकड़ा वो तुकाराम कोहली था। लेकिन मृत्युकालीन जो घोषणा हुई थी, जो डाइंग डिक्लेरेशन था, मरने वाले के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसमें उसने तुकाराम तेली बताया था। और उसी मोहल्ले में, उस बस्ती में 4 और तुकाराम थे, वो लोग भी तेली थे। तो कोर्ट का मानना था कि यहाँ पर तो संदेह का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में जिस तुकाराम के बारे में उसने कहा था वो तुकाराम तेली था, उसने तुकाराम तेली बताया था। जबकि पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया, जिसके खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने प्रस्तुत किया, वो तुकाराम कोहली था। उसके अलावा वहाँ पर उस बस्ती में तुकाराम नाम के और भी 4 थे जो लोग भी तेली थे। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि वास्तव में पुलिस ने सही अभियुक्त को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है। तो देयर वाज डाउट रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड, who was the actual तुकाराम who had committed murder of बाबूलाल। तो इस संदेह का लाभ देकर के तुकाराम को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अदालत के सामने लाया जाता है। अदालत के इसी प्रकार से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उसका लाभ अदालतों के द्वारा अभियुक्त को दिया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ, व्हाट इज द बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, व्हाट इज द रीजनेबल डाउट, है ना। अब अपन एक बात पे आए कि मामले में जो एक्विटल होता है, एक्विटल का मतलब जब रिहाई होती है, जब किसी आप अभियुक्त को रिहा करते हैं किसी मामले में, या अदालतें जो अभियुक्त को रिहा करती हैं, तो उसके कुछ प्रमुख आधार होते हैं। जैसे अभियुक्त के खिलाफ सबूत का ही नहीं होना, अभियुक्त के खिलाफ सबूत का ही नहीं होना, एक प्रकार से क्लियर एक्विटल है। उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और उसको किसी षड्यंत्र के तहत या किसी और कारणों से जबरदस्ती फंसाया गया, ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है। The accused has been trapped falsely. No solid evidence has been submitted by the prosecution which can connect the abhyukt, which can connect the accused with the offense charged against him. जहां पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो अभियुक्त को अपराध के साथ जोड़ सके, तो ऐसा लगता है कि अभियुक्त को जबरदस्ती झूठा फंसाया गया है, ये क्लियर एक्विटल का मामला होता है। अदालतों ने इसको ऑनरेबल या एक्विटल विथ ऑनर कहा है। हालांकि एक्विटल विथ ऑनर का जो कंसेप्ट है वो आपको
किसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या कहीं पर मिलेगा नहीं। ये आपको न्यायालयों के निर्णयों से ही बात आई है, ये कंसेप्ट आया है कि एक्विटल विथ ऑनर, जहां पर न्यायालय को ये प्रतीत हो कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं है और इसको झूठा फंसाया गया है। एक तो ये होता है। दूसरा एक्विटल होता है साहब जब आपके खिलाफ जो गवाह हैं वो सफिशिएंट नहीं है, आपके खिलाफ मामला इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, इनसफिशिएंट एविडेंस, तब भी आपका एक्विटल हो सकता है, बट इट इज़ नॉट ए एक्विटल विथ ऑनर। इसी प्रकार की स्थिति आती है जब आपके खिलाफ जो गवाह थे, प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह, अभियोजन ने जो गवाह लाया था, वो सब के सब होस्टाइल हो गए। होस्टाइल हो गए मतलब उन्होंने जिस काम के लिए उनको प्रोसिक्यूशन ने लाया था कि वो आपके खिलाफ गवाही दें, वो पलट गए, विद्रोही हो गए, या तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं या वो आपके पक्ष में बोलने लगे, जिसको कहते हैं होस्टाइल विटनेस। तो ऐसे विटनेस जब होस्टाइल हो जाते हैं, जिसके ऊपर पूरी प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी, उसकी पूरी थ्योरी, उसका पूरा केस जिन गवाहों के ऊपर है, यदि वो गवाह पलट जाए, विद्रोही हो जाए, उल्टी बात कहने लगे, है ना, तो इसको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस की परिभाषा एविडेंस एक्ट में ऐसी दी हुई है कि जब कोई पक्षकार पक्षद्रोही या विद्रोही पक्षकार तब कहलाता है जब वह उस पक्ष के खिलाफ बोलने लगता है जिस पक्ष ने उसे गवाही देने के लिए बुलाया है, उसी के खिलाफ बोलने लगा, उसी के विपक्ष में बातें करने लगा, उसको अपन बोलते हैं पक्षद्रोही साक्षी, होस्टाइल विटनेस। तो होस्टाइल विटनेस के कारण यदि आपको एक्विटल मिल गया, इट इज नॉट ए क्लियर एक्विटल, इट इज नॉट ए क्लियर एक्विटल, इट इज नॉट एक्विटल विथ ऑनर। और एक होता है ये बेनिफिट ऑफ डाउट, जब आपको संदेह का लाभ दे करके बरी किया गया, तो ये भी क्लियर या एक्विटल विथ ऑनर नहीं है, ये भी क्लियर एक्विटल नहीं है। तो एक्विटल की बहुत सारी स्थितियां हैं, जब आपके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जब आपको संदेह का लाभ दिया गया है, या जब आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने जो साक्षी खड़े किए थे वो सब होस्टाइल हो गए, पक्षद्रोही हो गए, ये सब का लाभ आपको मिला और आप न्यायालय से बरी हो गए। लेकिन ये एक्विटल विथ ऑनर नहीं है, ये एक्विटल है। इसमें आप अदालती प्रक्रिया से बाहर आ गए, यू आर नॉट आंसरेबल फॉर द ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम, यू आर नॉट आंसरेबल, you don't have any criminal liability against the offense charged against you, but it is not a clear acquittal, it is not a acquittal with honor। acquittal with honor तब है जब कोर्ट ये रिकॉर्ड करे कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस, अभियुक्त के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ऐसा नहीं है जो अभियुक्त को आरोप लगाए गए अपराध के साथ में, आरोपित अपराध के साथ में कनेक्ट कर सके। देयर इज नो सॉलिड एविडेंस टू कनेक्ट द एक्यूज विद द ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम, तब वो क्लियर एक्विटल कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जिसे रीजनेबल डाउट का लाभ देकर के छोड़ा गया है, क्या वो किसी आर्म फोर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को या किसी डिसिप्लिन फोर्स को, सरकारी फोर्स को ज्वाइन कर सकता है? कभी कभी प्रश्न आता है कि भाई आपको किसी मामले में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया, संदेह का लाभ देकर के आपको बरी किया गया। हम इसी को पकड़ते हैं बस कि चलिए किसी मामले में एक व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर के कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी आर्म फोर्स में या किसी डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पर नौकरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? भाई उसको तो आपने एक्विटल कर दिया है, वो तो छूट गया मामले से। अब क्या वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के समान, जिसके ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है, जिसके खिलाफ कोई मामला पहले चला भी नहीं है, ऐसे सामान्य व्यक्ति के इक्विवेलेंट उसको माना जाएगा? क्या वो भी उसी प्रकार से आर्म फोर्स में या किसी डिसिप्लिन फोर्स में, जो गवर्नमेंट सेक्टर के किसी डिसिप्लिन फोर्स में, आर्म फोर्स में, पुलिस में भर्ती होने के लिए काबिल माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? ये प्रश्न उठा। इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए आपको कम से कम दो मामलों को देखना पड़ेगा।
एक है लव कुश मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 का मामला, और एक बंटी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला 2019 का मामला। मेथू मेधा का भी एक केस है जिसमें जस्टिस जस्टिस जे माहेश्वरी और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। इसको थोड़ा सा सुन लें। लवकुश मीणा और स्टेट ऑफ राजस्थान में गंभीर आरोप लगाए गए थे, 302 का मामला था उनके खिलाफ। उसी प्रकार से बंटी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में 392 411 का मामला था। ये सारे मामले कोर्ट में चले और लवकुश मीणा को और बंटी को इसको संदेह का लाभ देकर के बरी कर दिया गया। बाद में इन्होंने पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन लगाया। दोनों ही प्रकरणों में ऐसे ही था कि संबंधित डिपार्टमेंट ने उनको एलिजिबल नहीं माना और कहा गया कि चूंकि आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज था, न्यायालय में मामला चला था, इसलिए आपका क्लियर हिस्ट्री आपकी नहीं मानी जाएगी, आपका क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा और आप उस व्यक्ति के इक्विवेलेंट नहीं माने जा सकते जिस व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई मामला नहीं चला, कभी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। यू आर नॉट एलिजिबल to apply or to participate in the process of the employment of the armed force or the police force or any kind of the disciplined force। ये मामला आगे तक गया सुप्रीम कोर्ट तक। फैसला यही आया कि जहां पर किसी को एक्विटल विथ ऑनर दिया गया है, मैंने जहां पर ये मानकर उसको छोड़ा गया कि इसके खिलाफ कोई मामले ही नहीं है, इसको झूठा ही फंसाया गया था, वहां पर उसकी क्लियर हिस्ट्री मानी जाती है, वहां पर भले एलिजिबल होगा। लेकिन जहां पर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ दे करके एक्विटल दिया गया है, जहां पर वो संदेह का लाभ पाकर के बरी हुआ है, वहां पर वो किसी आर्म फोर्स में या किसी डिसिप्लिन फोर्स में नौकरी पाने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट में छूटने का ये मतलब नहीं है कि उसका कोई क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका ये भी मतलब नहीं है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, या उसका ये भी कोई मतलब नहीं है कि किसी भी तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट उस अपराध में नहीं था। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि सबूत के अभाव में संदेह का लाभ पा करके उस व्यक्ति को बरी किया गया है ना। ऐसा व्यक्ति की तुलना एक फेयर कैरेक्टर वाले व्यक्ति से, जिसने कभी भी किसी मामले में जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसका क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको उसके बराबर एलिजिबल नहीं माना जा सकता। तो ये बातें जो थी आज हमने आपके साथ चर्चा की। तो हमने आज आपके साथ जो चर्चा की उसमें एक पहला तो हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंसी क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, बियॉन्ड द रिजनेबल डाउट किस तरह से मामले को इस्टेब्लिश हुआ ऐसा माना जाता है, और एक व्यक्ति से बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देकर के जिसे छोड़ा गया है, क्या वो व्यक्ति आर्म फोर्स में या डिसिप्लिन फोर्स में जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर का है उसमें अप्लाई करने के लिए, उसमें नौकरी करने के लिए वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट, इस विषय पर हम और आपने आज मिल करके एक सार्थक चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि इसका थोड़ा बहुत लाभ आपको मिलेगा। इस संबंध में यदि आपकी कुछ और भी जिज्ञासा हो तो मुझे सूचित करेंगे, फिर हमारी आपकी फिर अगली मुलाकात और होगी, और उसमें मैं आपके साथ फिर इसी प्रकार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे फिर चर्चा करूंगा। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।